नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और वो है कक्षा 10 NCERT भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो है कक्षा 10 NCERT भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जो कि बोर्ड परीक्षा में आते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आज यहाँ हाजिर हैं, तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं भूगोल विषय में और हम उनका अभ्यास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है बोर्ड परीक्षा में वह है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और इनमें से एक सही विकल्प को हमें सही उत्तर के रूप में दिए गए OMR शीट में गोला काला करके उसका उत्तर देना है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्पों में मैंने यहाँ सुविधा के लिए वो विकल्प नहीं लिखे हैं क्योंकि समय की बचत के लिहाज से 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प होगा और सही विकल्प में नाम होगा गुजरात राज्य का। तो उस गुजरात राज्य को आप इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में अपने OMR शीट में गोला काला करके उत्तर दे सकते हैं। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ विकल्प में जो दिया हुआ है उसके विषय में बताया। अगर गुजरात के अतिरिक्त या महाराष्ट्र दिया हुआ है तब भी वह उत्तर आपका ठीक होगा क्योंकि मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में ही काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी राज्य विशेष के बारे में ना पूछकर क्षेत्र के बारे में पूछ लेंगे। हमने जब मानचित्र का अभ्यास कराया था मिट्टी वाले पोर्शन का, तो उसमें हमने बताया था कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्प में से एक विकल्प होगा मालवा का क्षेत्र। तो इसका आंसर मालवा का क्षेत्र होगा। मालवा का क्षेत्र। बेसिकली ये मालवा का जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है जहाँ विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर की ओर एक बुंदेलखंड का पठार है और एक बघेलखंड का पठार है और वहीं ये मालवा का क्षेत्र स्थित है। इस प्रकार ये आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो आता है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या कारण है। ये पूछ लिया जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जो मृदा अपरदन होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वह है जल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जल होगा जो दिए गए विकल्पों में, एक जल दे दिया जाएगा और 3 अन्य और विकल्प होंगे जिनमें से कि आपको जल को, और जल भी ये कहाँ से प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा। तो जो वर्षा का जल है वही पर्वतों पर मुख्य रूप से मृदा का अपरदन करने के लिए उत्तरदायी कारक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन है भूमि किस प्रकार का संसाधन है। भूमि के बारे में पूछ लिया जाएगा। 4 विकल्प दिए होंगे। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा प्राकृतिक, यानी भूमि प्राकृतिक संसाधन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है। तो इस प्रकार आपका उत्तर ये प्राकृतिक हो जाएगा क्योंकि भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए होंगे, 4 में से 3 मिट्टियों का नाम लिखा हुआ होगा और एक विकल्प ऐसा होगा जो कि मिट्टी नहीं होगी। तो आपको उनमें से वही देना है। जैसे कि पूछ लिया काली मिट्टी पूछ ली, एक पीली मिट्टी पूछ ली, लैटराइट मिट्टी पूछ ली और एक कोई और नाम दे दिया मिट्टियों से अन्यत्र, जैसे कि सीमेंट। तो वो सीमेंट चूँकि मिट्टी नहीं है, आप कंफ्यूज हो इसलिए वो आपके सामने सीमेंट इसलिए रखेंगे क्योंकि सीमेंट भी कहीं ना कहीं मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिजों से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इसका उत्तर सीमेंट होगा, यानी मिट्टियों के मैं नाम लिख देता हूँ। मैंने बताया इसमें अगर आपका जो दिया हुआ प्रश्न है उसमें सीमेंट दिया गया है, तो
सीमेंट आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। अन्य 3 प्रकार यानी काली, पीली, लैटराइट, जलोढ़ आदि मिट्टियों के बारे में यहाँ बाकी विकल्प होंगे जो कि सही विकल्प नहीं होंगे। जो पूछ रहे हैं उसमें सीमेंट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। देखिए, इस तरह ही अजैवीय संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। कोई 3 अन्य जैवीय संसाधन होंगे जो विकल्प में दिए होंगे, और एक अजैव संसाधन आपके विकल्प में होगा, तो आपको उसी अजैव संसाधन के बारे में उत्तर में लिखना है कि अजैव संसाधन कौन सा है। 4 जैव संसाधन होंगे, जैसे कि पशु पक्षी, पौधे, मछलियाँ, विभिन्न प्रकार के जीवों का या वनस्पतियों का नाम दे दिया जाएगा जो कि जैव संसाधन है। एक अजैव संसाधन दे दिया जाएगा, और अजैव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है चट्टान। चट्टान अजैव संसाधन है। इस प्रकार आप के सामने जो चट्टान के रूप में दिया हो वह विकल्प होगा। इसी प्रकार दूसरा कोई विकल्प हो सकता है जो कि अजैव होगा, जिसमें कि जीव से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब एक राज्य है और वहाँ बड़े पैमाने पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण यानी जमीन की उपजाऊपन में कमी आना, गुणवत्ता में कमी आना, ये निम्नीकरण होता है। तो इसके लिए पूछ लिया जाएगा कि कौन से कारण हैं। कई कारण होंगे, उनमें से एक कारण और दिया होगा कि अत्यधिक सिंचाई। तो ये फैक्ट है कि पंजाब की जो भूमि है वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो रहा है, वो अत्यधिक सिंचाई के कारण से हो रहा है। तो इसका उत्तर आपका अत्यधिक सिंचाई होगा। तो इसको आप जो अत्यधिक सिंचाई वाला जो विकल्प होगा वही आपका सही उत्तर है, और इससे संबंधित गोले को ही आपको काला करना है ताकि आपको सही उत्तर देकर सही अंक प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी, देखिए उत्तर भारत का जो हिमालय से लगता हुआ दक्षिण का क्षेत्र है वह उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। जलोढ़ मैदान की जो मिट्टी होती है उसमें कुछ तत्वों की कमी पाई जाती है, और यहाँ ये पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, किन किन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। उस अधिकता के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि अधिक मात्रा में होते हैं। तो उसमें विकल्प दिए होंगे, जैसे कि पोटास, चूना, फास्फोरस, ये वो तत्व हैं जिनकी अधिकता पाई जाती है, जबकि कमी किसकी पाई जाती है, कमी होती है नाइट्रोजन की। तो इस तरह से हम इसके विकल्प के रूप में, जैसे मान लीजिए ये 3 दे दिए, पोटास दे दिया, चूना दे दिया, फास्फोरस दे दिया, और एक और दे दिया एक विकल्प के रूप में कि इनमें से सभी, या ये सभी, या उपर्युक्त सभी। तो आपको उपर्युक्त सभी पर टिक करना है और उसको गोला काला करना है, क्योंकि ये सभी तत्व जलोढ़ मिट्टी में अधिकता में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पोटास, चूना, फास्फोरस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटास, चूना और फास्फोरस, ये वो तत्व हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकता में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा जैसे कि पवन ऊर्जा, संभावी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है ऊर्जा की, या सौर ऊर्जा दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो विकल्प हो, और इसके अलावा जो 3 विकल्प होंगे वो इस प्रकार होंगे, कोयला दे दिया जाए, पेट्रोलियम का नाम लिखा होगा, बॉक्साइड लिखा होगा, या गैस, प्राकृतिक गैस लिखा होगा। तो आपको उनमें से जो विकल्प दिया होगा वो या तो पवन ऊर्जा होगा या सौर ऊर्जा होगा। तो इस प्रकार आपको उसका उत्तर देना है। तो इसमें संभावी संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा, या दूसरा है सौर ऊर्जा। तो इनसे संबंधित जो भी विकल्प आपके दिए हों उनको आपको सही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। देखिए ये भी, इस बारे में भी पूछा जाएगा कि कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। इसमें 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्पों में से दे दिया जाएगा पशुधन दे दिया जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा दे दी जाएगी, या पवन ऊर्जा दे दी जाएगी, सौर ऊर्जा दे दी जाएगी,
इस तरह के दिए होंगे और उनमें से एक होगा लोहा दिया जाएगा। तो जो संसाधन है, कई विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में से 4 संसाधनों के नाम लिखे होंगे, उनमें से एक लोहा होगा। तो यहाँ आपको जो उत्तर देना है वो लोहा है। लोहा ये पुनः चक्रीय संसाधन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको आप सही उत्तर के रूप में लगा देंगे, क्योंकि लोहा एक बार निकाल कर उसको बार बार किसी मशीन के रूप में इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद उसको गलाकर फिर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये पुनः चक्रीय हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन है। देखिए कई संसाधन दिए होंगे और उन संसाधनों में से व्यक्तिगत संसाधन के बारे में पूछ लिया जाएगा। संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, कई भागों में इसको बांटा जाता है, जैसे कि सार्वजनिक संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। तो सार्वजनिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, बागान है, चारागाह है, और जो खनिज संसाधन है वो भी राज्य के स्वामित्व में मौजूद सरकारी संसाधन है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधन है। लेकिन इनमें से भूमि, जो भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं और जो किसान की का जिस पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, वह एक व्यक्तिगत संसाधन के वर्ग में आता है। तो इस प्रकार के संसाधन देने के बाद एक भूमि होगा और भूमि को आपको व्यक्तिगत संसाधन के रूप में अंकित करना है। तो इसका उत्तर होगा भूमि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक परंपरागत संसाधन है। देखिए संसाधन से संबंधित अगला सवाल है कि परंपरागत संसाधन के बारे में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि संसाधनों का वर्गीकरण करें तो परंपरागत संसाधन और अपरंपरागत संसाधन के अंतर्गत हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ भी कई विकल्प दिए होंगे, जैसे कि पवन ऊर्जा दे दिया, सौर ऊर्जा दे दिया, ज्वारीय ऊर्जा विकल्प के रूप में होगा, लेकिन वहीं एक होगा प्राकृतिक गैस के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये परंपरागत संसाधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला ये परंपरागत संसाधन है, जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत संसाधन है। तो हमें परंपरागत लिखना है। प्राकृतिक गैस के अलावा और भी हो सकती हैं, कोयला हो सकता है और खनिज तेल भी हो सकता है। तो ये जो परंपरागत संसाधन है, दिए गए क्वेश्चन में प्राकृतिक गैस एक परंपरागत संसाधन है। इसके अलावा और जो परंपरागत संसाधन है मैं लिख देता हूँ। एक तो आपका हुआ प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत संसाधन है। इसके अलावा और परंपरागत संसाधन कौन सा है, कोयला है और खनिज तेल है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, जो भी विकल्प हो उसको लिख देंगे। ये तीनों परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और जो अपरंपरागत संसाधन है उनमें हम रखते हैं पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को और ज्वारीय ऊर्जा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लैटराइट मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए मिट्टियों के बारे में ये दूसरा सवाल है, अभी हमने पढ़ा था लैटराइट मिट्टी के बारे में। इसमें भी 4 विकल्प दिए होंगे और उन 4 विकल्प में से एक विकल्प दिया होगा महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र है, वहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। हालांकि हमने बताया कि महाराष्ट्र के काफ़ी बड़े क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और गुजरात राज्य में तो काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी होती है। और इन राज्यों में काली मिट्टी के अतिरिक्त महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। देखिए आग्नेय चट्टानों को हम 3 भागों में बांटते हैं। आग्नेय चट्टान जो कि प्राथमिक चट्टान होती है, और अवसादी चट्टान और रूपांतरित कायांतरित चट्टान, ये 3 चट्टान हैं। तो जो मूल चट्टान है आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान भी जिसको कहा जाता है, इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पाया जाता है, पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो इस खनिज की हम बात करें तो इसमें खनिज होता है ग्रेफाइट नाम का। ग्रेफाइट 4 विकल्पों में से आपके सामने ये ग्रेफाइट होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। इससे संबंधित गोले को काला करके आप सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए ये कई बार लगभग हर साल ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेना है कि बिल्कुल नहीं भूलना है। कपास की फसल एक ही प्रकार की मिट्टी में होती है और वो मिट्टी है काली मिट्टी। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए होंगे और अन्य 3 मिट्टियों का नाम दिखा होगा, उनमें से एक मिट्टी होगी काली मिट्टी।
तो आपको काली मिट्टी पर ही इसको सही उत्तर के रूप में गोला काला करना है। काली मिट्टी, ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, हमने देखा। और ये कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से 2 राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र। यही कारण है कि इन दोनों राज्यों में कपास की खेती ज़्यादातर होती है और यहाँ कपास की खेती होने के कारण से ही यहाँ पर कपास की खेती से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और कपड़ा उद्योग संकेंद्रित है गुजरात और महाराष्ट्र में, यही कारण। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अब जैव संसाधन के बारे में पूछा गया है। अजैव संसाधन और जैव संसाधन 2 प्रकार के संसाधन हैं। तो यहाँ जो पहले हमने पूछा देखा क्वेश्चन, उसके बिल्कुल विपरीत है, उसका उल्टा है। यहाँ जैव संसाधन के बारे में पूछा है। तो यहाँ कोई 3 अजैव संसाधन दिए होंगे, जैसे कि लोहा दे दिया, तांबा दे दिया, चट्टानें दे दी और कुछ ऐसा जो जिनमें जीव यानी जीवित अंश नहीं होता, इस प्रकार का दिया होगा 3 विकल्प। और एक विकल्प होगा जैसे कि मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग यानी मछलियाँ पाली जाती हैं, मछलियाँ भी दी जा सकती हैं, कुछ वनस्पति के बारे में भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार यह मत्स्य उद्योग ये जैव संसाधन है। हालांकि जैव संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जो मेरे सामने मैं इम्पोर्टेंट के रूप में इस अध्याय भूगोल विषय से क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में जैव संसाधन के रूप में मत्स्य उद्योग एक विकल्प है, तो मैं उसी का डिस्कस यहाँ कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। इसमें भी 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा वन संरक्षण। वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा वन संरक्षण। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा 4 विकल्प होंगे, इसमें दे दिया जाएगा मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण और इसी प्रकार कोई और विकल्प भी दिया हो सकता है, जिनमें से एक विकल्प होगा वन संरक्षण के बारे में। ये वनों को बचाने का आंदोलन है जो कि उत्तराखंड राज्य से शुरू होता है और वहाँ के एक ज़िले चमोली ज़िले से। इस आंदोलन के साथ एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है जिनको हम सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से जानते हैं। उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रेरित किया ताकि वो वनों के कटाव को कटने से रोकें और इस प्रकार पेड़ों से चिपक कर इस वनों के कटाव को रोका गया। इसी के आधार पर इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न आता है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इसके कई साल दिए होंगे, कई सनें दी होंगी, उनमें से एक साल होगा 2014। तो ये आपका सही उत्तर होगा 2014। ग्रीन इंडिया मिशन यानी 2014 में शुरू किया गया। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर पेड़ पौधों को लगाया जाए ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। देखिए जैसे इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है हरा सोना यानी जिसका रंग हरा हो, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम हरे सोने के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर है प्राकृतिक वनस्पति। तो आप इस विकल्प को सही करके सही उत्तर प्राप्त कर लेंगे। प्राकृतिक वनस्पति इसका आंसर हुआ। इसके अलावा और भी कई प्रश्न विकल्प दिए होंगे, जैसे कि दे दिया घास के मैदान हो गया, हरे पेड़ हो गए, सघन झाड़ी हो गया। ये वनस्पति का एक छोटा सा रूप है, यानी समग्र रूप से हमें देखना है और वो है प्राकृतिक वनस्पति। अगला प्रश्न निम्न में से कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित निर्धारित किया गया है। यानी जो राष्ट्रीय वन नीति है उस राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनों से ढका होना चाहिए। तो इसके बारे में पूछा गया है। 4 विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से एक प्रतिशत मात्रा होगी और वो होगी 33%। तो 33% भाग यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ ये 33 कुल
धरातल का 33% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है और इसी के बारे में उल्लेख राष्ट्रीय वन नीति में किया गया है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, जिसमें कि विकल्प होगा 33%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है। हमारा देश समान रूप से वर्षा प्राप्त नहीं करता और कुछ क्षेत्रों में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ वर्षा कम होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मध्यम वर्षा होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि देश के ऐसे 2 राज्यों के बारे में पूछा गया है जहाँ की जल की कमी रहती है। जल की कमी का तात्पर्य, क्योंकि जल प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है, एकमात्र जरिया है, वो है वर्षा का जल। तो हम देखते हैं कि जिन राज्यों में वर्षा कम होती है वही राज्य ऐसे हैं जहाँ की वर्षा जल की कमी होगी। तो सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में और उसी प्रकार गुजरात, राजस्थान से लगा हुआ राज्य है वो है गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ की जल की कमी रहती है। हालांकि गुजरात राज्य समुद्र से लगा हुआ है, लेकिन समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी समुद्र का जल हमारे उपयोग लायक नहीं होता, इसलिए हम वहाँ भी जल की कमी के अंतर्गत उस राज्य को रखते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात ये 2 राज्य हैं, ये आपके विकल्प में दिए होंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों का नाम भी दिया हो सकता है। तो आपको सही उत्तर राजस्थान और गुजरात को लगाना है। अगला प्रश्न हम देखें जो है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, मैप में भी पूछा जाता है, मैप में अंकित करने के लिए आता है और इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जो कि OMR सीट में बहुविकल्पीय के रूप में आता है। सलाल बांध के बारे में पूछा, ये जम्मू कश्मीर में है और जिस नदी पर बना हुआ है ये वो नदी का नाम है चिनाब नदी। तो 4 विकल्पों में से चिनाब नदी का नाम दिया होगा, आप ये चिनाब नदी वाला विकल्प सही कर देंगे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं और जो प्रश्न है कि जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। यानी संपूर्ण धरातल के 2/3 क्षेत्र पर भाग पर जलमंडल मौजूद है और 1/3 भाग पर स्थलमंडल है। तो यहाँ पूछा है कि जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है। तो यानी कितना भाग समुद्री जल के रूप में विस्तारित है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा 97.5%। तो ये है 97.5%। यानी जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है। यानी संपूर्ण जल, समुद्र का जितना जल है वो और बाकी अन्य को मिलाकर टोटल जितना जल है पृथ्वी पर मौजूद, उसमें से पूछा है कि समुद्री जल के अंतर्गत। तो आप देखिए कि समुद्री जल के अंतर्गत कुल जल का 97.5% मौजूद है, जो कि हमारे लिए उपयोग करने लायक नहीं है। हमारे लिए उपयोगी 100 में से बाकी बचता है और वो शेष है 2.5%। तो 2.5% जल हमारे लिए उपयोग लायक है। तो ये इसका उत्तर हुआ 97.5 जल समुद्री जल के रूप में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। फसलों के बारे में पूछा जाएगा। 4 फसलों के नाम दिए जाएंगे, उनमें से एक फसल ऐसी होगी जो कि रेशेदार होगी और रेशेदार फसलों में जो विकल्प होगा वो आपका होगा जूट। यानी जूट की फसल होती है जिससे रेशा प्राप्त होता है, तो ये आपका उत्तर जूट होगा। इसके अलावा और फसलों के नाम दिए होंगे जैसे कि चाय हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया या और मूंगफली हो गया। इस प्रकार की फसलों के नाम होंगे, उनमें से ही एक नाम होगा जूट का, जो कि आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। मुख्य रूप से फसल चक्र के अनुसार 3 प्रकार के शस्य प्रारूप हैं। उन शस्य प्रारूप में एक रबी का सीजन होता है, एक खरीफ का होता है और एक जायद का होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। यानी रबी के सीजन की फसलों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसमें से ही पूछ लिया जाता है
कि रबी की कौन सी है। कई बार खरीफ के बारे में पूछ लिया जाता है, हम यहाँ रबी की फसल की चर्चा करेंगे। तो रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूँ आता है, जौ आता है, सरसों आता है। तो यहाँ 3 और कोई फसलें होंगी और एक रबी की फसल होगी जिसमें कि गेहूँ मुख्य है। तो इसका सही उत्तर है गेहूँ की फसल। ये गेहूँ रबी की मुख्य फसलों के अंतर्गत गेहूँ की फसल है। 4 विकल्प दिए रहे हो सकते हैं, धान दे दिया, चावल दे दिया, या बाजरा होगा, मक्का होगा, इस प्रकार की 3 फसलें और होंगी और एक गेहूँ होगा। तो आप गेहूँ को सही कर देंगे, इस विकल्प को सही के रूप में अंकित कर देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी चाय उत्पादन के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से क्षेत्रों में। अब ये पता हमको होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में चाय का उत्पादन बहुतायत में होता है। देखिए, मानचित्र वाला हमने वीडियो आप देखें, मानचित्र वाले वीडियो में हमने ये अंकित कराया है कि चाय उत्पादक महत्वपूर्ण भागों के बारे में। तो अगर उसको आपने देखा होगा तो आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाएंगे और समझ जाएंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहला जो राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है चाय उत्पादन में भारत में, वह है असम राज्य। तो हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा असम। असम राज्य। असम। इसमें भी 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्पों में 3 कोई और विकल्प होंगे और एक चौथा विकल्प असम होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। रोपण फसल के बारे में पूछ लिया जाएगा। 3 कोई अन्य फसलें होंगी और एक फसल होगी गन्ना, क्योंकि गन्ना रोपण फसल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गन्ना। गन्ना रोपण फसल है। अब रोपण फसल कौन सी होती है। बहुत सारी सामान्य रूप से फसलें होती हैं कि हमने खेत में उनको बो दिया और वो वहाँ पूरी फसल तैयार हो जाती है और पक जाती है, तब उसको काट लेते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि हम डायरेक्ट जहाँ से उसको फसल को पूरे सीजन प्राप्त करते हैं वहाँ नहीं बोते हैं, जबकि किसी दूसरी जगह एक फसल को बो दिया और वहाँ से उसके पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह रोप दिया जाता है। तो ऐसी जो रोपने के बाद लगाई जाती हैं वो फसलें होती हैं रोपण फसल। जैसे कि गन्ना हुआ, धान, वो भी रोपण फसल है। तो गन्ने के बजाय अगर विकल्प में चावल हो तो वो भी रोपण फसल का उदाहरण है, तो आप उसको सही कर देंगे। मुख्य रूप से यहाँ विकल्प में गन्ना दिया हुआ है 3 अन्य के साथ, तो ये रोपण फसल के अंतर्गत गन्ना आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्तन दहन यानी कृषि, झूम कृषि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। देखिए, अब कृषि का अगर हम वर्गीकरण देखें और उसका अध्ययन करें तो प्राचीन समय से आज तक कृषि विभिन्न पायदानों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न चरणों से होकर गुजरती रही है। और आज जो कृषि का विकसित रूप है केवल सदैव से वही नहीं था। पुराने प्राचीन समय से हम देखें तो प्राचीन समय में ये झूम कृषि यानी कृषि कर्तन और दहन कृषि का एक स्वरूप पाया जाता था। उस रूप के दर्शन हमें आज भी होते हैं दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में। हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश के जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वहाँ ये कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुतायत में की जाती है। तो यहाँ इसके विकल्प के रूप में हम लिख देंगे, जो हमारे पास विकल्प है पूर्वोत्तर के राज्यों में वह है मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल है और मिजोरम में बहुतायत से ये कर्तन दहन कृषि की जाती है। आप देखें कि पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य का नाम विकल्प में अगर है तो ये सही उत्तर होगा। बाकी अन्य और किन्हीं 3 राज्यों के नाम दिए गए होंगे जिनमें से एक पूर्वोत्तर के किसी राज्य का नाम होगा। यहाँ चूंकि जो क्वेश्चन है उसमें मिजोरम दिया गया है तो मैं इसको लिख रहा हूँ। आसाम भी हो सकता है, बाकी अन्य राज्य भी हो सकती हैं, नागालैंड भी हो सकता है या मेघालय भी हो सकता है। तो आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का ध्यान रखना है, वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखें, वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब यहाँ 4 फसलों का नाम दिया होगा, 4 विकल्प होंगे। मैं यहाँ विकल्प चारों नहीं लिखे हैं, केवल उत्तर पर चर्चा कर रहा हूँ ताकि यहाँ समय ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप इसको समझिए कि 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प होगा जो कि मोटे अनाजों से संबंधित होगा, और मोटे अनाजों में ज्वार प्रमुख है। तो इसका आंसर होगा ज्वार। ज्वार
प्रमुख रूप से मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 3 और अनाजों के फसलों के नाम दिए होंगे। चना दिया हो सकता है, मूंगफली हो सकता है, मूंग हो सकता है, अरहर हो सकता है। तो उनमें एक ज्वार होगा जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो इसको आप सही टिक कर दें। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए, चाय की खेती के बारे में हमने जाना कि चाय कहाँ होती है, ये जान लिया। अब हम देखते हैं कि चाय की खेती के लिए मिट्टी कौन सी ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इसकी बात आती है, तो मिट्टी को हम देखें तो इसमें पर्वतीय ढालों पर ये खेती होती है और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छे तरह से होती है और ये पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। इस प्रकार चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं और वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती, देखिए आपने पढ़ा होगा, सीढ़ीदार खेती जो ढालू खेत होते हैं, यानी मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ जैसे हम अपने मैदानी क्षेत्र में देखते हैं तो पूरा समतल क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र समतल नहीं होता है, छोटे छोटे खेत होते हैं और उनमें भी चूँकि जो ऊपर से आने वाला पानी है तो छोटी छोटी क्यारी बना ली जाती हैं, यानी वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो सीढ़ी बनी हुई है। और ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है जो पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। तो जो राज्य पहाड़ी हैं उन राज्यों में सीढ़ीदार खेती होती है। जैसे कि अब जो 4 विकल्प इस प्रश्न के रूप में दिए गए होंगे आपको, उनमें 3 कोई मैदानी क्षेत्र के राज्य होंगे और 1 पहाड़ी राज्य। तो पहाड़ी राज्य हमारे समीप है उत्तराखंड, तो इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड यानी उत्तराखंड राज्य पहाड़ी है और उसी पहाड़ी राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें वो है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फसलों के बारे में पूछा जाएगा, फलीदार फसल के बारे में पूछा जाता है, यानी जिस पर उत्पादन के रूप में जो प्राप्ति होती है वो फली के रूप में आता है, यानी जो फल होता है वो फली के रूप में लगता है, उसमें दाने होते हैं और उसके कवर को हटाकर बाहर और तब उसमें से दाने निकाले जाते हैं। इस प्रकार जो फलीदार फसलें हैं वो सभी दालें, जितनी भी दालों की फसलें हैं वो सब फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा दालें, यानी 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में एक दालें होगा और उसके अलावा अन्य फसलों के नाम होंगे। तो आपका ये वाला विकल्प ठीक होगा, इसी को आप सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। देखिए, अभी हमने फसलों के बारे में जाना कि 3 भागों में फसलों के प्रारूप को, शस्य प्रारूप को बांटा गया है, एक रबी, एक फसल और खरीफ और जायद। जायद के फसलों के अंतर्गत कई फसलों के यहाँ विकल्प में नाम दिया होगा, उसमें से एक नाम दिया गया होगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि का। तो ये जायद की फसलें हैं, तो इसका उत्तर होगा तरबूज, ये जायद की फसल है। अब हम रबी की फसल की अगर बात करें, अब देखते हैं कि जायद की फसल का समय कब होता है। जायद की फसल का समय तब होता है जब रबी की फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, लेकिन चूँकि खरीफ की फसलें बोने में अभी समय होता है और खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून और जुलाई में, तो जो अप्रैल से और मई का समय होता है, गर्मी का समय उत्तर भारत में, उस समय चूँकि भूमि खाली होती है और किसान उसको खाली न छोड़कर कुछ ऐसी फसलें जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और कुछ सब्जियों की फसलें उस थोड़े से अंतराल के लिए लगा देते हैं और उतने थोड़े समय में ही ये फसलें, जिनका अभी मैंने नाम लिया, ये पूरी तरह पककर तैयार हो जाती हैं और उसके बाद खेत खाली हो जाता है और बाद में खरीफ की फसल बो दी जाती है। तो इस दोनों फसलों के बीच का जो बचा हुआ समय अंतराल है उसमें जो फसलें बोई जाती हैं मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और कुछ सब्जियों की फसलें, वो सब जायद के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखें और प्रश्न है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। अब देखिए, रबी की फसलों के बारे में पूछा गया है। अभी हमने चर्चा की कि रबी की फसलें कब काटी जाती हैं, वो काटी जाती हैं मार्च और अप्रैल में, लेकिन बोई कब जाती हैं वह यहाँ पूछा है। तो इनके बोने का समय है अक्टूबर और दिसंबर,
के बीच में रबी की फसलें बोई जाती हैं। तो ये जो विकल्प में होगा आपके अक्टूबर से दिसंबर का समय, ये सही उत्तर होगा और इसको आप अपने सही उत्तर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ इसका उत्तर है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसको आप अपने सही उत्तर के रूप में गोला काला करके और सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास था, इनका आप अभ्यास करिए और बाकी जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनका दूसरा पार्ट और अगला वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इनका अभ्यास करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।